अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यूएसए का वीज़ा कैसे लिया, कैसे अप्लाई किया, यूएसए पहली दफ़ा मैं कैसे आया और यूएसए में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ कहाँ गया, क्या क्या चीज़ें की, वो सारी समरी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कोशिश करूंगा एक वीडियो में बताऊं या पार्ट 1 पार्ट 2 हम इसको कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले यूएस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है यूएस का, जो कि कहलाता है DS-160 फॉर्म। जब आप DS-160 फॉर्म भर लेते हैं तो DS-160 फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको अपनी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। DS-160 का फॉर्म बहुत ठीक ठाक लंबा फॉर्म है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। मैं 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ और तीसरी दफ़ा फिर मुझे जो है वो वीज़ा मिला सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद। पहली दफ़ा मैंने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया था 2019 में। उसके बाद फिर मैंने 2021 में अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हुआ और फिर तीसरी दफ़ा मिला। तो क्या वजूहात थी कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ, लिखा तो नहीं होता, लेकिन जो वजूहात मुझे समझ में आई या जो मैंने पढ़ा, समझा, अंडरस्टैंड किया, पहले ही बात ये कि आपका पासपोर्ट खाली होता है। मैंने क्योंकि कभी दुबई और सऊदीया से आगे सफ़र नहीं किया था, तो और वो ई वीज़ा होता है, तो ई वीज़ा यूएस की नज़र में अहमियत नहीं रखता। क्योंकि पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा होगा तो कोई अहमियत रखता है। पासपोर्ट के ऊपर अगर ई वीज़ा होता है, अगर आप सऊदीया जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं या दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, तो वो ई वीज़ा देता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, जो कि किसी अहमियत का हामिल नहीं होता। पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा होने चाहिए आपके पास। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप थाईलैंड जा सकते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह जाते हैं, इनके स्टिकर वीज़ा आपको मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके पासपोर्ट को भारी करती हैं। उसमें इंटर और एग्ज़िट की स्टैम्प भी लगी होनी चाहिए। सो वो मेरी 2021 के बाद से लगनी शुरू हुई, तो मुझे आसानी हुई। मैंने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई 8 से 9 ममालिक का सफ़र कर लिया है, जिसमें पाकिस्तान के बाद आपका अज़रबैजान आता है, अज़रबैजान के साथ अफ्रीका मोरक्को आता है, दुबई आता है, बहरीन आता है, सऊदीया आता है, कतर आता है, उसके साथ साथ आपका टर्की आता है और यूएस आता है। ठीक है, तो ये तकरीबन 8 ममालिक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए हैं मैंने। तो यूएस की जर्नी तो मैं पूरी बताता हूँ अभी। तो वीज़ा के अंदर मैंने बता दिया, DS-160 का फॉर्म जब आप भर के भेजेंगे तो उसके साथ आपको बैंक स्टेटमेंट भी लगानी होगी। बैंक स्टेटमेंट में तकरीबन 10-15 लाख रुपए होने चाहिए, ताकि उनको ये इत्मीनान हो कि आप वापसी आएंगे और आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप वहाँ इस्तेमाल कर सकें। उसके साथ साथ आपको अपने सिबलिंग्स और स्पाउसेस का ही बताना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप दुबई यूएस में स्लिप हो जाएंगे, तो आपको पता, उनको यकीन दिलाना होगा कि आपकी फैमिली यहाँ है, बीवी बच्चे यहाँ हैं, माँ बाप यहाँ हैं। और उसके अलावा ये है कि आप ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ से आप वापसी आएंगे, या आप अपनी कंपनी चला रहे हैं तो उसके एविडेंस वगैरह दिखाने पड़ेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट लक। ऑल दो मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पर है, बीवी बच्चे हैं, वालदेन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 2 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट किया मेरा। तीसरी दफ़ा खैर मैं ने दोबारा किया, तो तीसरी दफ़ा उन्होंने मुझे येलो कलर का पेज दिया और मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाल दिया, जिसको सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं। तो सिक्योरिटी में 3 महीने तक मेरा पासपोर्ट रहा। उनके पासपोर्ट मैंने निकलवा लिया था क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था, लेकिन 3 महीने के बाद उनका रिप्लाई आया कि जी अब आप पासपोर्ट दे दें, आपको वीज़ा लगा के हम देंगे। मैंने पासपोर्ट दिया और 2 दिन के अंदर ही मुझे रिप्लाई आ गया कि जी आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो मैंने पासपोर्ट कलेक्ट किया, मेरा 5 साल का यूएस का वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह लग गया। तो जितना आपका बड़ा वो होता है, पासपोर्ट की एक्सपायरी होती है, उससे 6 महीने पहले तक वो वीज़ा लगाते हैं। नॉर्मली वीज़ा 5 साल का होता है, तो जैसे मेरा अक्टूबर 2028 में पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, तो उन्होंने मुझे अप्रैल 2028 तक का वीज़ा दे दिया मल्टीपल एंट्री का। इसका फ़ायदा ये है कि मैं तकरीबन 96 कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकता हूँ। वीज़ा ऑन अराइवल के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी ले सकते हैं और ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि यूएस का वीज़ा मैंने कैसे अप्लाई किया। इसका टोटल खर्चा मेरा तकरीबन 1 लाख से सवा लाख रुपए आया, कोई $500 तक का खर्चा आया मेरा। रिजेक्शन जब होती है तो पैसे वापस नहीं मिलते, तो अगर मैं रिजेक्शन को मिला लूँ तो तकरीबन कोई 2 लाख रुपए तक का खर्चा आया। लेकिन यूएस का वीज़ा लेने का मकसद यहाँ सेटल होना नहीं था। यूएस का वीज़ा लेने का मकसद यहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करना और यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना, क्योंकि मैं बिज़नेस रन करता हूँ। तो मुझे देखना था कि मैं बिज़नेस किस तरह से कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी खोली हुई है, तो किस तरह लेके चलना है, क्या चीज़ें हैं, इसके लिए मुझे यहाँ विज़िट करना था। तो उम्मीद है आपको ये पहला पार्ट समझ में आया होगा। अब यूएस की ट्रैवलिंग मेरी कैसी रही, कहाँ कहाँ से मैंने गुजरा, क्या क्या बुकिंग वगैरह कराई, वो मैं पार्ट 2 में आपको बताता हूँ। वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल। यूएसए सीरीज़ का पार्ट 2 है ये, जिसके अंदर मैंने पहले पार्ट में तो वीज़ा के बारे में सारा बता दिया था
पार्ट 2 में मैं बताऊंगा मैंने किस तरह ट्रैवल किया, क्या क्या एक्सपेंसेस आए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ कवर करता हूँ। एंड देन पार्ट 3 में फर्दर जर्नी बताऊंगा मैं। सो अप्रैल के आखिर में वीज़ा मिल गया था मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा इरादा था कि मैं उसको यूज़ करूँ, क्योंकि अनयूज़ वीज़ा जो होता है, अगर आपने यूएस का ट्रैवल नहीं किया तो वो बकिया मुल्कों में नहीं चल पाता। अनयूज़ वीज़ा जो है तो आपने एक दफ़ा ठप्पा लगवाना पड़ता है। सो मैंने क्या किया, मैंने गूगल नेक्स्ट का पास ख़रीदा जो कि मुझे तकरीबन $900 का पड़ा। और $900 का मैंने वो पास ख़रीदा गूगल नेक्स्ट में आने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई एग्जीबिशन या इवेंट होगी तभी आप आ सकते हैं। आप घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन कोई मकसद होना चाहिए, ताकि क्योंकि मेरा ताल्लुक क्लाउड और डेवऑप्स से है, तो मैंने सोचा वाई नॉट किया मैं गूगल नेक्स्ट की कॉन्फ्रेंस को अटेंड करूँ। सो मैंने गूगल नेक्स्ट का पास लिया जो सैन फ्रांसिस्को में था 29 से 31 अगस्त 2023 में। और मैंने अपनी फ़्लाइट बुक कराई तकरीबन 26 को। अच्छा, अब यहाँ टाइम जोन का फ़र्क है जिसको समझना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। सो मैंने जाते वक्त टर्किश एयरलाइन बुक कराई और वापसी में मैंने जो है वो एमिरेट्स बुक कराई। अब मैंने अपनी कुछ सेविंग्स की हुई थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बिज़नेस क्लास से ट्रैवल करूँ। दो वजूहत के, एक तो बिज़नेस क्लास देखनी थी मुझे कि बिज़नेस क्लास में ऐसे क्या पर लगे हुए हैं, क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो महंगी पड़ती है बिज़नेस क्लास। अच्छा, एमिरेट्स की बिज़नेस क्लास ज़्यादा महंगी है, टर्किश की सस्ती है। टर्किश की बिज़नेस क्लास तकरीबन $3400 की मुझे पड़ी कराची से सैन फ्रांसिस्को। और जो एमिरेट्स की होती है वो तकरीबन कोई 5000 से $5500 की होती है। तो एमिरेट्स की तो मैंने ली, मैंने टर्किश की ली। और टर्किश की क्यों ली, क्योंकि मुझे वाया टर्की जाना था। टर्किश की बिज़नेस क्लास सस्ती भी थी और मुझे टर्की में एक दिन का ले ओवर भी मिलना था। अब ये ले ओवर की क्या दास्तान है भाई। सो ले ओवर बेसिकली होता ही है कि अगर आपका 6 घंटे से लेके और 26-27 घंटे तक का ट्रांजिट है बीच में, सो आपको टूर इस्तंबुल यानी कि टूर इस्तंबुल का जो टूर है वो फ्री मिलता है आपको टर्की की हुकूमत की तरफ से, ठीक है ना। उसके लिए ख़ास किस्म की फ़्लाइट है उनकी जो कि TK 235 से 239 तक होती है। आपकी फ़्लाइट नंबर इस पर होगी तो आपको टूर इस्तंबुल फ्री मिलेगा। अगर आप बिज़नेस क्लास में हैं तो 2 रातें फ्री मिलेंगी, और अगर इकनॉमी है तो 1 रात फ्री मिलेगी, लेकिन उसमें फिर टूर इस्तंबुल नहीं मिल सकता आपको। तो यू हैव टू चूज़, तो क्या आपको टूर इस्तंबुल लेना है या रात में होटल लेना है। अब मेरा क्योंकि 22 घंटे का लेओवर था, मैं कराची से चढ़ा हूँ तकरीबन कोई 5:55 पे टर्किश एयरलाइन पे, और टर्की पाकिस्तान से तकरीबन कोई 2 घंटे पीछे। तो मैं तकरीबन पौने 10 बजे उतर गया वहाँ पे, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के पौने 12 बजे थे। तो सारा एग्जिट वगैरह करके मैं बाहर निकला। अच्छा, टर्की से अगर आपको बाहर निकलना है तो उसके लिए वीज़ा लेना होगा। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा नॉर्मली नहीं मिलता, उसके लिए आपको पूरा अप्लाई करना पड़ता है। बट अगर आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं ETA इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफ़र अथॉरिटी के ज़रिए, तो अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट और उसके अलावा किसी भी 5 मुल्कों में से एक जगह का वीज़ा है तो आपको मिल जाएगा। शेंजन का, कनाडा का, US का, न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का। आई थिंक ये 5 कंट्रीज़ हैं। तो मेरे पास US का वीज़ा था सेकेंडरी, वो मैंने डाला तो उन्होंने मुझे $60 का फ़ौरन ही वीज़ा दे दिया। ये वीज़ा मैंने ऑलरेडी 3 महीने पहले ले लिया था, और ये वीज़ा होता है मल्टीपल एंट्री का 6 महीने का। तो मैंने अगस्त से शुरू कराया था और फरवरी तक मेरा वो वीज़ा वैलिड है, लेकिन वो पेपर वीज़ा होता है, स्टिकर वीज़ा नहीं होता। खैर, वो वीज़ा था, वो एग्जिट लेके मैं बाहर निकल गया था और मैंने पूरा टर्की वहाँ घूमा। और अगले दिन मैंने वहाँ से फ़्लाई किया, रात में बिज़नेस लाउंज में आ गया था और अगले दिन फ़्लाई करके मैं सैन फ्रांसिस्को पहुंच गया। अच्छा, सैन फ्रांसिस्को जो है वो तकरीबन 13 घंटे की फ़्लाइट है। कहाँ से? टर्की से। सो 13 घंटे हुए, लेकिन पाकिस्तान से मैं 12 घंटे पीछे हो गया तकरीबन। यानी कि पाकिस्तान में मैं जब यहाँ सैन फ्रांसिस्को उतरा था तो उस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे और पाकिस्तान में रात के 9 बज रहे थे, ठीक है। और टर्की से मैं चढ़ा सुबह फजर पढ़कर तकरीबन 8 बजे वहाँ से चला हूँ मैं, और जब सैन फ्रांसिस्को पहुँचा हूँ तो भी 8 बज रहे थे, 8 या 9 बज रहे थे आई थिंक। तो 12 घंटे में पीछे हो गया। तो खैर, पीर वाले दिन चला और पीर वाले दिन ही मैं पहुंच गया वहाँ पे। तो सूरज मेरे साथ साथ चल रहा था। खैर, अब जब मैं सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे लैंड हुआ हूँ। अच्छा, सैन फ्रांसिस्को जो आता है ना वो आता है आपकी कैलिफोर्निया साइड पे, और कैलिफोर्निया जो होता है ये आपका बेसिकली वेस्ट जोन कहलाता है। ईस्ट जोन में आपके जो है वो ओहायो और ये चीज़ें आती हैं, नॉर्थ वर्जीनिया और सॉरी ये वेस्ट कोस्ट में आता है, नॉर्थ कैलिफोर्निया और ओरिगॉन वगैरह वेस्ट में है। ईस्ट में आपके ओहायो और वर्जीनिया वगैरह आता है। तो US की स्टेट्स के अंदर भी जो है ना घंटों का फ़र्क है, तकरीबन 3 से 4 घंटों का विद इन द स्टेट फ़र्क है। क्योंकि मैंने अभी ओहायो से सॉरी सैन फ्रांसिस्को से मैं सिंसिनाटी गया था, जो कि बेसिकली केंटकी के पास आता है ओहायो रीजन पे। तो 3 घंटे का फ़र्क विद इन द रीजन विद इन द स्टेट आ गया था। खैर, मैं वहाँ सैन फ्रांसिस्को उतरा और पीर वाले दिन तो उतरने के बाद एग्ज़िट जब होने लगा तो उन्होंने मेरा 10 मिनट का इंटरव्यू ले लिया। किसने? क्रॉस बॉर्डर अथॉरिटी ने। अगर आप उनको सेटिस्फाई नहीं करते, उनको डाउट होता है, तो वो आपको वहीं एयरपोर्ट से वापस भेज देंगे। इसलिए ख्याल रखिएगा अपनी एयरपोर्ट होटल की बुकिंग, अपनी पर डे स्केजुअल जो इटनरी है
वो पूरी बनी हुई होनी चाहिए, कहाँ जाएंगे, कहाँ विजिट करेंगे, किसके पास जाएंगे, पैसे हैं आपके पास खर्च करने के, नहीं है, तमाम चीज़ें। सो मेरा पूरा बना हुआ था स्केजल कि जी ये होटल है, booking.com से मैंने होटल बुक किया था जी, इतने दिन मुझे यहाँ रहना है, ये रही होटल की बुकिंग, ये रहा मेरा आने का टिकट, ये रहा मेरा जाने का टिकट, ये रही गूगल का उन्होंने बाकायदा मेरा पास चेक किया कि यार आप कंफर्मेशन ईमेल दिखाएं, मैं कंफर्मेशन ईमेल दिखाई, फिर उन्होंने कहा और कहाँ जाएंगे, अच्छा ये घूमेंगे सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ कहाँ घूमेंगे, वो जगह मैंने निकाल के कुछ रखी थी, जैसे पियर 39 बहुत बड़ा एरिया है। उसके बाद मेयर वुड्स मैंने देखा था, और नेशनल फोर्ट मुझे देखना था, फोर्ट मेसन देखना था मुझे, सॉल सलीटो मुझे देखना था, एक अलग शहर है। उसके अलावा केबल कार थी, और म्यूज़ियम, नॉर्थ कैलिफोर्निया का जो म्यूज़ियम है वो देखना था मुझे। उसके बाद फिर सैन जोसे आना था मुझे, सिलिकॉन वैली, यहाँ मुझे देखना था माउंटेन व्यू वगैरह। तो मुझे पूरा मैं रिसर्च करके अपनी आया था पर डे स्केड्यूल बना के। तो वो सब मैंने कवर किया, वो उनको मैंने बताया, तो उसके बाद 10 मिनट के बाद उन्होंने मुझे एग्जिट कर दिया। अच्छा, नॉर्मली मेरा 9 दिन का ट्रिप था, तो उन्होंने कोई ऐसी खास सिस्टम नहीं लगाई, वरना वो सिस्टम लगाते हैं कि आप 1 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते इस विजिट के अंदर। वैसे तो 5 साल का है, लेकिन आप 1 महीना या 20 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते, ये वो बताते हैं आपको, ठीक है। सो खैर मैंने वो अलहमदिल्ला कवर किया, और उसके बाद मैं वहाँ से टैक्सी ली और मैं वापस होटल आ गया। टैक्सी का किराया मेरा तकरीबन पड़ा था कोई $60 का, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो मुझे ट्रेन व्रेन का नहीं पता था। यहाँ सैन फ्रांसिस्को में अलग अलग किस्म की ट्रेन चलती हैं। एक VTA है, वैली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जो मुख्तलिफ छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं, शहर हैं, विद इन द सिटी है, वहाँ चलती हैं। उसके अलावा ट्राम चल रही होती है सैन फ्रांसिस्को के अंदर। उसके अलावा कार्ल ट्रेल है, कार्ल ट्रेल एक बड़ी ट्रेन है, 2 मंजिला डबल डेकर, जो कि एक शहर से दूसरे शहर जाती है, ठीक है। और उसके अलावा रेड लाइन और ग्रीन लाइन भी है यहाँ पे, जो कि VTA के अंदर ही आती है। कलर एक ही है, लेकिन वो रेड लाइन और ग्रीन लाइन के रूट पे चलती है, जो मुख्तलिफ शहरों में जाती है, ठीक है। सबवेज मौजूद हैं, बसेज मौजूद हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक बसेज हैं। सो हर एक का रूट अलग है। सो आप जब गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे, तो आपको बताएगा कि एक बस छोड़ेंगे, फिर दूसरी रहेंगे, दूसरी छोड़ेंगे, तीसरी है। मेरा जो हॉस्टल था वो था ग्रीन टॉर्टाइज हॉस्टल, जो कि कैलिफोर्निया ब्रॉडवे स्ट्रीट पे था, चाइना टाउन के पास। तो वहाँ से समंदर का रास्ता भी करीब था, 20-25 मिनट में आप समंदर के किनारे पहुँच सकते थे। चाइना टाउन एक मेन जगह डाउन टाउन के करीब है। तो मैंने क्यों लिया था हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल सस्ता पड़ रहा था मुझे। 5 दिन का मुझे पड़ा है तकरीबन कोई $300, और मैंने वो कमरा लिया था जिसमें सिर्फ डबल बेड थे। मेरे साथ एक इटली के भाई थे, साइबर सिक्योरिटी के हैकर थे वो, तो वो इटली से आए हुए थे, और एक मैं था। तो मैंने एक ऐसा बेड लिया था जिसमें 4-5 बंकर की जगह सिर्फ 2 बंकर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 5 दिन अच्छे से गुजरा। तो मिनिमम खर्चा भी आपका पर डे का जो है वो आप समझ लें, अगर आप रुकते हैं होटल वोटल मिला के, तो अप्रॉक्सीमेट कोई $70-80 $100 तक आ जाता है, यानी कि पाकिस्तानी 30,000 रुपये तक एक दिन का खर्चा आ सकता है। कि मैंने सबसे सस्ता हॉस्टल लिया था, जिसकी रेटिंग अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सैन फ्रांसिस्को में पब्स और बार वगैरह ज़्यादा हैं, तो जुमे हफ्ते को वहाँ पे रौनक ज़्यादा हो जाती है। आम दिनों में वो सन्नाटा होता है, 8-9 बजे के बाद हॉस्टल वगैरह भी लॉक हो जाता है, क्योंकि रास्ते में रात में चोरी चकारी भी होती है लोगों बकौल लोगों के। तो रात में सन्नाटा हो जाता है। सुबह 9 बजे खुलता है, शाम में 6-7 बजे आपको शहर में सन्नाटा मिल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो वो मैंने किया, 5 दिन रहा वहाँ पे। मैंने 2 दिन गूगल नेक्स्ट समिट अटेंड की, जो कि मरसून सेंटर में था, वहाँ से आधे घंटे का रास्ता था। तो मैं नॉर्मली पैदल ही वॉक करता हुआ आता था, मैंने टैक्सी नहीं ली, कुछ नहीं ली। 2-3 दिन के बाद मुझे समझ में आनी शुरू हुई, तो मैंने बस वगैरह लेनी शुरू कर दी, ठीक है। लेकिन नॉर्मली मेजोरिटी मैं पैदल ही ट्रैक करता था, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर। साइकिल मैंने ली, 20 किलोमीटर तकरीबन साइकिल चलाई सोलसेलोटे तक मैंने। तो ये 5 दिन के अंदर ये बहुत सारे एरियाज़ मैंने कवर किए। अच्छा, खर्चा मैं दोबारा बता देता हूँ। टर्की की फ़्लाइट मुझे पड़ी थी तकरीबन $3400 की, $3400 की, क्योंकि बिज़नेस क्लास ही थी। 15 घंटे बैठ कर आना था, मुश्किल था। मुझे ख्वाहिश भी थी कि मैं बिज़नेस क्लास लेके देखूँ, तो मैंने वो ली, तो $3400 की मुझे पड़ी। वैसे रेगुलर अगर फ़्लाइट मैंने ली थी वो मुझे $700 की थी, ठीक है। तो $700, 3400 तक $2500 मुझे और देने पड़े, वो मैंने ली। उसके अलावा booking.com से होटल की बुकिंग करा ली थी, हॉस्टल की 5 दिन की, वो मुझे पड़ा $300 का। खाने का ये था, मैं नॉर्मली एक वक्त खाना खाता था। हलाल हराम का ज़रा मसला है, और फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कंट्री में आया था जहाँ हलाल हराम मुझे देखना पड़ रहा था। तो मैं नॉर्मली स्वीट पोटैटो या इन पे गुजारा करता था। इवन कि जो मछली है उसके अंदर भी ये लोग वाइन्स का कुछ डालते थे, शराब का, तो वो मैंने यूज़ नहीं की। फिर मैंने इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा, और जाके फिर मैंने बिरयानी फोड़ी और चिकन वगैरह खाई मैंने वहाँ पे, लेकिन नॉर्मली मैं एक ही वक्त खाता था, ठीक है। और उसके अलावा हॉस्टल का मैंने 300 बता दिया, और पर डे का मेरा जो पड़ता था खाना पीना वगैरह मिला के, वो शायद $40 तक आता था, $40-50 से ज़्यादा नहीं आता था। और प्लस जो मैं घूमने का एरिया निकाला है मैंने, पियर 39 पे मैंने क्रूज़ लिया था 1 घंटे का, जो अल्काट्राज जेल के आसपास कवर किया उसने पूरे को, तो उसने मुझसे लिए तकरीबन कोई $50। उसके अलावा मैंने सिटी बस टूर किया। सिटी बस टूर ये है कि 10-12 स्टेशन से वहाँ रुकती है, उसने मुझसे लिया तकरीबन $70। उसके अलावा मुयर वुड्स
फॉरेस्ट था उसका लिया, वो तकरीबन 2 घंटे का रास्ता था सैन फ्रांसिस्को से, साल सल्यूटो से ऊपर। उसने मुझसे $70-80 लिया। वैक्स म्यूज़ियम $50 का मुझे पड़ा। वैक्स म्यूज़ियम के बाद फिर मैंने केबल कार ली, केबल कार $8 की मुझे पड़ी। साइकिल मैंने ली, साइकिल मेरा सिटी बस टूर के साथ ही शामिल था, तो मैंने तकरीबन 20 किलोमीटर तक पूरा दिन उसको यूज़ किया, चलाई साइकिल, मज़ा आया मुझे। तो ये 4-5 दिन में मैंने ये चीज़ें कवर की। उसके अलावा यूनियन स्क्वायर मैंने विज़िट किया, और मरसून सेंटर में गूगल क्लाउड नेक्स्ट की समिट अटेंड की मैंने। तो वहाँ खाना वाना सब फ्री था उनकी तरफ से, तो इतना ज़्यादा कोई ख़र्चा ऐसा आया नहीं मैं। ठीक है, वापसी की फ़्लाइट मेरी एमिरेट्स की है, तो मैं यहाँ से दुबई जाऊँगा, दुबई से फिर कराची है। उसको मैंने प्रीमियम इकनॉमी पे लिया है। वो फ़्लाइट मुझे वापसी की पड़ी है तकरीबन $1900 की। अगर आप लोकल लेते हैं, इकनॉमी लेती हैं, तो वो पड़ती है तकरीबन $800-900 की। मैंने एक प्रीमियम इकनॉमी लिया है जिसके अंदर सीट जो है थोड़ा सा बेड बन जाती है, तो आपकी टांगें वगैरह ज़रा ईजी हो जाती हैं। तो समझ लें कि नॉर्मल टिकट के मुकाबले में मैंने अप्रॉक्सीमेट कोई $3500 से $4000 ऊपर दिए मैंने। ठीक है, ताकि सफ़र आसान हो जाए, क्योंकि 15-16 घंटे हैं। बात यह है कि अगर आपके पास सेविंग्स हैं, आपके पास पैसे हैं और आप खर्च कर सकते हैं अपने ऊपर, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। तो मैं नॉर्मली होटल वगैरह कोई बहुत अच्छा नहीं लेता, रात में सोने के लिए होता है, बट सफ़र करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी सवारी लूँ ताकि यूज़ कर सकूँ मैं। ठीक है, उसके साथ साथ सर्दी है यहाँ पे थोड़ी सी। अभी अगस्त का महीना था, सितंबर शुरू हुआ है, तो थोड़ी बहुत रात में सर्दी हो जाती है। टेम्परेचर कोई 18-20 डिग्री के आसपास होता है, रात में 15 डिग्री तक हो जाता है। तो अपने साथ गर्म कपड़े वगैरह ज़रूर लेकर आइएगा। और यूएस का वीज़ा लगे तो ज़रूर ट्रिप करें। यूएस में तकरीबन 96 कंट्रीज़ का वीज़ा आपको फ्री मिल जाता है ऑन अराइवल, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपको। तमाम गल्फ कंट्रीज उसमें ऐड होते हैं। और यूएस को जो B1 का वीज़ा है वो आगे जाके आप वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके कुछ लॉज हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सो ये मेरा पूरा ट्रिप था। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 5 दिन मैंने सैन फ्रांसिस्को में गुजारे। उसके बाद मुझे अपने क्लाइंट के पास जाना था सिंसिनाटी। सिंसिनाटी बेसिकली ओहायो रीजन में आता है। सिंसिनाटी बेसिकली मैसन स्टेट का, मैसन जो काउंटी है उसका है। मैसन जो है वो केंटकी के पास है, और केंटकी और ये सारा जो है वो ओहायो के अंदर आता है आपका। सो मैं बेसिकली यहाँ से मैंने डेल्टा एयरलाइन बुक कराई। डेल्टा एयरलाइन मुझे सैन फ्रांसिस्को लेके गई। सैन फ्रांसिस्को से सॉल्ट लेक सिटी लेके गई 1 घंटे के फासले पर। वहाँ से तकरीबन 3-3.5 घंटे लगे मुझे सिंसिनाटी में, केंटकी में, जहाँ KFC बनता है नॉर्मली। तो केंटकी उतरा मैं। केंटकी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वहाँ से मैंने जो है वो सिंसिनाटी की 1 घंटे की ड्राइव थी, वो की मैंने। वहाँ पे मैंने जितने भी इस्लामिक सेंटर्स हैं वो देखे। जमात से नमाज़ पढ़ने का मौका मिल गया मुझे, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में तो मस्जिद बहुत मुश्किल से मिली नहीं थी मुझे कोई। वो की मैंने। एक शादी अटेंड करने का मौका मिल गया कि शादियाँ कैसे होती हैं यूएस वगैरह में, वो मुझे मौका मिल गया। सो थैंक टू शहजाद भाई और उनकी फैमिली का, जिन्होंने मुझे हॉस्पिटैलिटी की और मेरा ख्याल रखा। फिर वहाँ से वापसी 1 दिन के बाद मैंने दोबारा फ़्लाइट ली दूसरी, और वो फ़्लाइट दोबारा सैन फ्रांसिस्को आनी थी, क्योंकि मेरी वापसी की फ़्लाइट यहीं पर है। तो मैंने सैन फ्रांसिस्को से सिंसिनाटी से केंटकी तक आया शहजाद साहब के साथ। वहाँ से मैंने डेल्टा की एयरलाइन ली, जो कि मुझे लेके गई डेट्रॉइट, जो कि कनाडा के करीब है। डेट्रॉइट से मैंने दूसरी फ़्लाइट ली जो कि 5 घंटे की है। कराची से टर्की 5 घंटे और कराची से सऊदीया 4 घंटे। सोचे इतना फासला मैंने तय किया। तो कराची उससे डेट्रॉइट से मैंने सिंसिनाटी की फ़्लाइट ली और 5 घंटे आया। लेकिन उसमें एक और भी डिफरेंस आता है, मैं 3 घंटे आगे आ गया था। यानी कि सिंसिनाटी में अगर 9 बज रहे थे, तो सैन फ्रांसिस्को में यहाँ पे इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। मैं 3 घंटे पीछे हो गया था। तो कराची से 12 घंटे का फ़र्क आ गया जब सिंसिनाटी में था, तो कराची से 9 घंटे, पाकिस्तान से 9 घंटे का फ़र्क आ गया था। तो इस यूएस में विद इन द स्ट्रेट भी 3 से 4 घंटे का डिफरेंस है। मैं ईस्ट कोस्ट से बिल्कुल वेस्ट कोस्ट पे चला गया था। तो ये डिफरेंस था। तो मैं वापस दूर आ गया दूसरे कोने पे, और वहाँ से फिर मैं सिंसिनाटी उतरने के बाद सैन फ्रांसिस्को शहर में दाखिल नहीं हुआ। वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ी और सैन जोसेफ आ गया। सैन जोसे सिलिकॉन वैली आ गया। यहाँ मैंने 2 दिन के लिए होटल बुक किया हुआ था, ताकि मैं गूगल का ऑफिस, इंटेल का ऑफिस और HP और ये जितनी भी चीज़ें हैं सब कवर कर सकूँ मैं। सो ये चीज़ें मैं कवर की। आज मैंने इंटेल का ऑफिस, इंटेल का म्यूज़ियम भी कवर किया। उसके अलावा 1-2 और म्यूज़ियम से वो कवर किए। लोकल शहर को देखा। तो आज मेरा लास्ट डे है, और कल मैं इंशाल्लाह निकलूँगा दुबई के लिए इंशाल्लाह ताला। मेरी 15-16 घंटे की फ़्लाइट है कल। सो कल तकरीबन 6 सितंबर है 2023 जुमेरात। तो मैं यहाँ से बुध वाले दिन निकलूँगा और जुमेरात वाले दिन पहुँचूँगा। जब आप आते हैं तो जिस दिन सफ़र करते हैं उसी दिन आप पहुँचते हैं, क्योंकि आप 12 घंटे पीछे होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ यूएस से पाकिस्तान या दुबई वगैरह जाते हैं, तो जिस दिन सफ़र करते हैं उसका अगले दिन पहुँचते हैं, क्योंकि वैसे ही 12-13 घंटे का फ़र्क होता है। और प्लस 12-13 घंटे मज़ीद आप सफ़र करते हैं, तो वो तकरीबन कोई 30 घंटे बन जाते हैं। तो अगले दिन पहुँचेंगे हम लोग।
सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सारी समझ में आई। जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया है उसकी तमाम वीडियोस मैंने जो है ऑलरेडी उसमें डाल दी हैं, अलग अलग वीडियोस बना के मेरे यूट्यूब चैनल पे हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ ये यूएस का पूरा ट्रिप आपको समझ में आया होगा। कोई सवाल कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। इंशाल्लाह मैं अपने अफ्रीका का टूर, अज़रबैजान का और बकिया जो टूर्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह वीज़ा का प्रोसेस पूरा बताऊँगा कि कैसे वीज़ा लेते हैं।